हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इस सीरीज का 36वां वीडियो है। लगातार ये सीरीज चल रही है और इसमें 35 वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और हर वीडियो टॉपिक वाइज चल रहा है, जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सामने लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि स्पेसिफिक डीप एनालिसिस हर क्वेश्चंस का इसमें कंप्लीट किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ में शेयर भी करें, क्योंकि ये सभी जो भी परीक्षार्थी हैं, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी या जेल प्रहरी, कोई से भी पेपर हो, सभी में कहीं ना कहीं पे इसके क्वेश्चंस आते हैं और मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है। तो वो सभी विद्यार्थी जो कि एमपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़ जाएं और लगातार मेरी इस सीरीज को देखें, क्योंकि ये लगातार 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है जो कि लगातार चलती रहेगी। और हर क्वेश्चन का डीप एनालिसिस और काफी डीप में ही क्वेश्चंस इसमें क्रिएट होने वाले हैं। तो लगातार मेरी सीरीज के साथ में बने रहें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करता हूं। ये 36th वीडियो ऑफ मध्य प्रदेश जीके, जो कि स्पेसिफिक टॉपिक पर है। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों, जिसको तिलहन बोलते हैं, का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। भिंड, मुरैना, बस्तर, रायपुर, खरगोन, खंडवा या फिर सीहोर, भोपाल। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है भिंड और मुरैना। ये क्षेत्र है यहाँ पे कि सरसों, जिसको तिलहन बोलते हैं, इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक जिला और है, वो है श्योपुर। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। श्योपुर जिला, ये चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले ये तीनों जिले हैं, यहाँ पे कि सरसों जो तिलहन का बोलते हैं, इसे उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन यही तीनों जिले यहाँ पर होता है। और इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उसमें ये खंडवा और खरगोन, यहाँ पर सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। ठीक है ना, और सीहोर और भोपाल, यहाँ पर सोयाबीन। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाले जो जिले हैं, वो मुख्य जिले हैं खरगोन और खंडवा, यहाँ पर कपास होता है। ठीक है, और इन दोनों में, और बाकी ये दोनों जो जिले हैं ये छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर और बस्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिए, अगला प्रश्न आ गया। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये यहाँ पे कि सबसे अधिक सोयाबीन होता है, और सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश के मालवा, जो मालवा अंचल है, मालवा का पठार, ठीक है ना, वहां पर सबसे अधिक सोयाबीन की पैदावार होती है। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। भारत का 60% जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में खेसरी जो दाल होती है, जो वाल नहीं है, ये खेसरी दाल पर प्रतिबंध है, क्योंकि इसका जो कुप्रभाव पड़ता है, किस पे पड़ता है? दृष्टि पर, श्रवण क्षमता पर, रक्त पर या फिर निचले अंगों के संचालन पर। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है निचला अंग जो होते हैं शरीर के, उस पर इसका पूरा कुप्रभाव पड़ता है। और इसके खाने से जो लकवा मारने की भी चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस कारण से मध्य प्रदेश में जो खेसरी दाल है, इस पर प्रतिबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? कौन से हैं वो जिले? रतलाम, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर या फिर धार, झाबुआ। इससे पहले वाले प्रश्न में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो वो जिले हैं खंडवा और खरगोन, यही दो जिले हैं जिनको की यहाँ पर कपास की खेती होती है, इसलिए इनको सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है सबसे अधिक? वो होती है गहरी काली मिट्टी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा। गहरी काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, वहां पर कपास की पैदावार सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा उगाया जाता है? गांजा, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास में? मंदसौर, बड़वानी, खंडवा या फिर सभी। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गांजे की पैदावार की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? मंदसौर, शिवपुरी,
सागर या फिर बिलासपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मंदसौर। मंदसौर में अफीम की खेती की जाती है, ठीक है ना, अफीम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और ये पूरी की पूरी लाइसेंस ही होती है, परमिट होती है, ठीक है ना, बिना परमिशंस के यहाँ पर अफीम नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि अफीम का उपयोग औषधि, ठीक है ना, मेडिसिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका पूरा लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के अफीम की खेती नहीं की जा सकती, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर है कपास अनुसंधान केंद्र? यहाँ पर कपास की पैदावार होगी, वहीं पे कपास का अनुसंधान केंद्र स्थित होगा। तो कौन सा विकल्प सही है? इंदौर, जबलपुर, खरगोन या फिर मालवा? तो इसका जो सही विकल्प है, बिल्कुल अब आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, तो वो है खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। और खरगोन व खंडवा, ठीक है ना, इन दोनों ही जिले में, ठीक है ना, कपास की खेती सर्वोत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर गहरे काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र यही है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर संयंत्र स्थित है? सीहोर में, भोपाल में, इंदौर में या उज्जैन में? तो इसका जो सही विकल्प है वो है उज्जैन। उज्जैन में है सोयाबीन संयंत्र, ठीक है ना, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा है, ना कि संयंत्र पूछा है, इसलिए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर नहीं है, अनुसंधान संयंत्र, ठीक है ना, सोयाबीन जो संयंत्र है वो है उज्जैन में, ना कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। तो सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है, तो इसको सुधार लीजिएगा, इंदौर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको सोयाबीन संयंत्र के बारे में, ठीक है ना, सोयाबीन संयंत्र जो सबसे बड़ा संयंत्र है उसके बारे में जानकारी दी। तो ये अनुसंधान केंद्र है, तो अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित है, ठीक है। लीजिए आ गया 9वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए, इसमें संयंत्र के बारे में पूछा है, जो कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताने की कोशिश की थी। तो उसका ऑप्शन क्या है? सिवनी, मंदसौर, इंदौर या उज्जैन? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प मैं आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वो है उज्जैन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है, और इससे पहले सिवनी में था, ठीक है ना, सिवनी के बाद में इससे बड़ा किया जा रहा है जो उज्जैन में किया जा रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताना है। इसमें असंगत कौन सा है? चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है, उपरोक्त सभी कथन सुसंगत हैं। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है जो कि असंगत है? इसमें असंगत ढूंढना है, तो वो असंगत जो है वो है कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, ये असंगत है। देखिए, जो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है ये जबलपुर में नहीं है, ये भोपाल में है, ठीक है ना, भोपाल में है। जबलपुर में क्या है? जबलपुर में है कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। ये जो है कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में है, और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय है वो, ठीक है ना, ये अनुसंधान है, ये अभियांत्रिकी महाविद्यालय है जो कि कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है ना, कॉलेज महाविद्यालय ये जो है ये जबलपुर में है, ठीक है। और अनुसंधान संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। बाकी ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है, और उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? मंदसौर में स्थित है। तो ये दोनों भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं
और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का जो निम्नतम लाभ है वो किस फसल को मिला था, यानी कि सबसे कम लाभ किस फसल को मिला था? गेहूं, चावल, ज्वार या फिर दलहन को? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है दलहन। सबसे कम लाभ मिला था दलहन को। और ये हरित क्रांति का जो समय था वो कौन सा था? ये हुआ था 1966-67 की समय की बात है। ये हरित क्रांति का एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योजना चलाई थी और उसमें सबसे कम लाभ दलहन फसल को मिला था। और सबसे जो सर्वाधिक लाभ मिलने वाला जो फसल थी वो कौन सी थी? वो थी गेहूं। ठीक है ना। गेहूं के बाद में इसमें चावल और ज्वार ये भी लाभान्वित हुए थे। ठीक है ना। लेकिन सबसे कम लाभ दलहन फसल को मिला था यहाँ पर। ठीक
ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न फसलों में से सूखा क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? कड़ई, सनई, अरहर या फिर मेस्टा? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है मेस्टा। जो मेस्टा है वो सूखा क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी फसल है। और मेस्टा एक प्रकार की जूट होती है, जूट की फसल होती है जिसमें कि रेशे निकलते हैं। तो वो रेशे वाला ये पेड़ होता है और इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक की होती है। 3 से 4 मीटर तक के ऊंचे ये पेड़ होता है और इससे जूट का उत्पादन किया जाता है। और ये सबसे अधिक कौन से क्षेत्रों में होते हैं ये? जो जैसे कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है? गुना हुआ, ऊपर भिंड हुआ, ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पे बारिश कम होती है, वहां पर ये फसल उगाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें हैं कौन कौन सी हैं? सोयाबीन, सरसों, अलसी या सभी? तो इसका विकल्प कौन सा है? बिल्कुल बता सकते हैं आप इसका विकल्प। तीनों हैं इसकी, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तीनों ही तिलहन फसलों में आता है, सोयाबीन भी आता है, सरसों भी आता है और अलसी भी आता है। तिलहन यानी कि तेल निकालने वाली, जिससे कि तेल निकलता है उसे तिलहन फसल बोलते हैं। तो सोयाबीन से भी तेल निकाला जाता है, सरसों का भी तेल होता है और अलसी का भी तेल होता है। तो तीनों ही तिलहन की फसलों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पैदावार किस क्षेत्र की होती है? सोयाबीन, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। और सरसों का क्षेत्र कौन सा है? पूरा का पूरा जो चंबल संभाग है वो सरसों का क्षेत्र है। सरसों सबसे अधिक उधर ही उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 1, 4, 2 या फिर 3? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बा। ऊपर नीचे हो गए हैं ये ऑप्शन आ बा सादा में। तो इसमें मध्य प्रदेश में अभी 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? एक तो है ग्वालियर में और एक कहाँ पर है? एक है जबलपुर में। ठीक है, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा इनको। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम, बीज फार्म विकास निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। और मध्य प्रदेश बीज फार्म निगम की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1980 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? 1.2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 1.78 हेक्टेयर या फिर 3 हेक्टेयर? यानी कि औसत यानी कि सबसे कम जो खेत का रकबा है वो कितना बड़ा है मध्य प्रदेश में? तो उसका जो सही विकल्प है वो है 1.78 हेक्टेयर का जो एक औसत जोत है। एवरेज जोत अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी एवरेज एक रकबा है एक किसान के पास में। ठीक है ना, और अगर सबसे अधिक जोत का आकार देखा जाए, सबसे बड़ा जो फील्ड है यहाँ पे कि किसान खेती करता है, तो वो है 5.6 हेक्टेयर। ठीक है ना, और ये सबसे अधिक जोत वाला क्षेत्र कौन सा है? ये है हरदा। हरदा में मिलता है ये इतने बड़े जोत का क्षेत्र। और सबसे कम जोत वाला जो एक क्षेत्र है, ये तो औसत हो गया, और सबसे कम जोत वाला क्षेत्र है वो कितना है? वो है 1.5 हेक्टेयर। और ये वाला क्षेत्र मिलता है कटनी में और कटनी के अलावा नीमच में। ठीक है ना, ये 2 जिले हैं जहाँ पे कि ये सबसे कम जोत वाला क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 17वां, मध्य प्रदेश में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित रकबा है? मध्य प्रदेश की जो टोटल भूमि है उसमें कितना प्रतिशत भूमि है जिसमें कि सिंचाई होती है, सिंचित भूमि है? ठीक है ना, 24%, 30%, 33% या 37%? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 37%। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, और इससे पहले जब इसमें काफी कुछ सुधार किया गया। अगर सबसे पहला इसका आंकड़ा देखा जाए तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में सिर्फ 30% ही रकबा था जो कि सिंचित रकबा कहलाता था, लेकिन बाद में इसमें काफी इंप्रूवमेंट करने के बाद ये 37% पर इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ गया 18वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1976 में,
या फिर 1982 में, 1993 या 1999 में? तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 1976। सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना जो है वो 1976 में की गई थी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जैसे ही इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद में 3 उद्वहन सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना, एक तो ग्वालियर से, और ग्वालियर से दो योजना प्रारंभ की गई थी सिंचाई योजना, है ना। ग्वालियर से एक ही हुई थी, और 2 हुई थी इंदौर से। ठीक है ना, करेक्शन कीजिएगा इसमें। इंदौर से जो हुई थी वो हुई थी भीमखेड़ा और गिरोधा में। ठीक है ना, जो कि इंदौर जिले से थी, और एक ग्वालियर से थी जो कि लोहारी क्षेत्र से हुई थी। लोहारी जो तहसील है वहां से, जो कि ग्वालियर में आता है, वहां से योजना चालू हुई थी। इस तरीके से सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना होने के बाद में, जो कि 1976 में थी, 3 जगह से यहां पर योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, या फिर दक्षिणी क्षेत्र में? तो कौन सा विकल्प इसका सही है? तो इसका विकल्प पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल सही है। पश्चिम क्षेत्र का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा आता है? मालवा के पठार का जो अलीराजपुर हुआ, रतलाम, धार, ये क्षेत्र जो हुए, यहाँ पर कुओं से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई के जो साधन है वो कुएं और नलकूप, जिसको बोलते हैं ट्यूबवेल। ठीक है ना, इन दोनों से ही सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। ये भी आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। सर्वाधिक सिंचाई कुओं से और नलकूप यानी कि ट्यूबवेल से होती है, और पश्चिमी क्षेत्र में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी, यानी कि सबसे ज्यादा सिंचाई मांगने वाली जो फसल है मध्य प्रदेश की, ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश की पूछा है, तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सिंचाई वाली फसल कौन सी है? गेहूं, चना, गन्ना, या फिर कपास? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है गेहूं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचित फसल है वो है गेहूं की, यानी कि गेहूं सबसे ज्यादा पानी लगता है गेहूं में, क्योंकि ये जो मालवा का क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं में पानी सर्वाधिक दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? कुओं तथा नलकूपों से, नहरों से, तालाब से, या फिर अन्य साधनों से? मैंने पिछले प्रश्न में ही आपको इसका उत्तर दे चुका हूं। तो इसका उत्तर जो है वो है कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगर इसको प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुएं और नलकूपों से 66.48% जो एरिया है उसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, और उसके बाद में अन्य जो साधन है वो है तालाब। ठीक है ना, तो 3 क्षेत्र हैं, तीन चीजों से सिंचाई की जाती है, कुओं से, नलकूपों से और तालाबों से। तो उसमें सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में नहरों और तालाबों द्वारा जो सिंचाई का प्रतिशत है वो कितना है? 15.2, 21.12, 19.75, या फिर 21.51? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 21.12% का जो क्षेत्र है उसमें जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है नहरों से और तालाबों से। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है वो कुएं और ट्यूबवेल से की जाती है, उसके बाद में नहरों और तालाबों से की जाती है 21.12%। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। तो किस क्षेत्र में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है? चंबल घाटी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, नर्मदा घाटी का क्षेत्र, या फिर उपरोक्त सभी? जो जो विकल्प दिए हैं वो सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए गए जितने भी विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि नहरों के द्वारा चंबल के क्षेत्र में भी सिंचाई होती है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी होती है, और नर्मदा घाटी के क्षेत्र में भी होती है। क्यों? क्योंकि चंबल घाटी के क्षेत्र में चंबल नदी से नहर निकालकर वहां पे सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में बेतवा नदी है, सिंध नदी है, तो वहां पर उससे नहर निकालकर सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है। और नर्मदा घाटी क्षेत्र जो कि नर्मदा का क्षेत्र है, तो नर्मदा से नहरों के द्वारा सिंचाई की जा रही है।
ठीक है, तो ये सब बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचित जिले कौन से हैं? बालाघाट सिवनी, सीधी मंडला, नरसिंहपुर दमोह, रीवा और सतना। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है बालाघाट सिवनी, यानी कि आ विकल्प बिल्कुल सही है। यहीं पर सबसे अधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और वो कितनी है टोटल, अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 2.1% का जो एरिया है, ठीक है ना, वहां पर तालाब से सिंचाई की जाती है, जो कि है बालाघाट और सिवनी। मुख्य रूप से यहीं पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? यानी कि सबसे कम सिंचाई यहाँ पर होती है, वो जिला कौन सा है? शहडोल, झाबुआ, डिंडोरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है, अगर सबसे कम सिंचित जिला है तो वो है डिंडोरी। यहाँ पे की 0.4%, ठीक है ना, 0.4% जो भी बोया गया क्षेत्र है, ठीक है ना, जो वहां पे भी बुवाई होती है फील्ड में, उसके बोए हुए क्षेत्र में से सिर्फ 0.4% एरिया में ही सिंचाई की जाती है। ठीक है ना, ये तो पहला नंबर हो गया यहाँ पे कि सबसे कम सिंचाई की जाती है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो क्षेत्र कौन सा है? तो वो है झाबुआ। ये दूसरे नंबर पर आता है झाबुआ, जहां पर की 1.9% सिंचाई की जाती है। और तीसरे नंबर पे आता है शहडोल। ठीक है ना, तीनों ही ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो तीनों से आपका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। पहले नंबर पर डिंडोरी, दूसरे नंबर पर झाबुआ और तीसरे नंबर पर शहडोल आता है, और शहडोल की सिंचाई होती है 3.8%। ठीक है ना, तो तीनों ही विकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन तीनों को आपको याद कर लेना है। सबसे कम सिंचित जिला जो है वो डिंडोरी है, उसके बाद में फिर झाबुआ है, फिर शहडोल है। ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर शहडोल आता है। चलिए, तो ये तो टोटल 25 क्वेश्चन जो कि एमपीजी के पर मैंने सिंचाई और परियोजनाओं पर मैंने आपको बताया। ठीक है ना, सारी फसलों के ऊपर मैं आप ये पूरा का पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी और जितने भी व्यापम के एग्जाम्स हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो वो सारे सारे के सारे विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। जो भी आपके पास में ग्रुप हो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। लगातार मेरी एमपीजीके की इस सीरीज में बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको क्लिक करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन सिलेक्ट कीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। याद रहे, जब तक आप ऑल का जो बटन है सिलेक्ट नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट 100% वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला मध्य प्रदेश जीके का वीडियो फिर आपको कल मिलने वाला है। तब तक लगातार ट्यून करते रहिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट, और प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियो देखिए जिससे कि आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और अन्य पार्ट कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।